हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। तो पिछली दो क्लास के अंदर हमने देखा था कि वेव क्या होती है, वेव कैसे आगे प्रोपोगेट करती है, वेलोसिटी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एंड उसके अलावा भी हमने कुछ एक टर्म्स थी वो देखी थी, फ्रीक्वेंसी वगैरह। उन सबको हमने अच्छे से जान लिया था। ठीक है, टाइम पीरियड भी देखा था किसी पार्टिकल का जो ओसिलेट कर रहा है, उसका टाइम पीरियड और उससे रिलेटेड फ्रीक्वेंसी आ गई थी। तो मैं थोड़ा सा रिवाइज करा दूं, हमने क्या किया था। हमने एक फॉर्मूला लिखा था v बराबर एफ लेमडा। ठीक है ना, ये इन तीनों में रिलेशन है। v क्या है, वेव की वेलोसिटी हो गई, f क्या है, फ्रीक्वेंसी हो गई, एंड लेमडा क्या हो गया, वेवलेंथ हो गई। ठीक है ना, वेव की लेंथ, वेवलेंथ। ठीक है, एंड हमने रस्सी वाली देख ली थी, एग्जाम्पल बढ़िया से करके देखा था। इस तरीके से मैंने इसको यहाँ से ऐसे ऐसे मूव कराया था, है ना। हाँ, कुछ इस तरीके से जा रही थी वो वेव। अब अगर यहां से मैंने स्टार्ट किया है और यहां तक लेके जा रहा हूं तो इस डिस्टेंस को एम्पलीट्यूड बोलते हैं, आयाम बोलते हैं। एम्पलीट्यूड, आयाम, ये टर्म अगर आपको थोड़ा ध्यान में रहेंगे ना तो जो अब आने वाली जो चीजें हैं वो थोड़ी ठीक तरीके से समझ में आने लगेगी। और अगर एक चक्कर यहां तक कंप्लीट किया तब तक वेव का वो स्टार्टिंग वाला पॉइंट कहाँ तक आगे बढ़ गया, वो जितनी लंबाई है तो लेंथ हो गई एक तरीके से, उसे वेव लेंथ कहेंगे। ठीक है, हाँ जी। तो ये लेमडा से रिप्रेजेंट करेंगे। और हमने एक सेकंड में कितनी बार इसको चक्कर कटाया, वो क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी। या चक्कर कटाने को तो मैं जनरल वर्ड बोलता हूँ, ज़्यादा अच्छा वर्ड क्या है, कितनी बार ओसिलेट करवाया। ठीक है ना, उसको दोलन करवाया, कंपन करवाया। ठीक है ना, वाइब्रेट करवाया, ये ज़्यादा अच्छा वर्ड है। तो हमने एक सेकंड में इसको कितने वाइब्रेशंस दे रहे हैं, उन नंबर ऑफ वाइब्रेशंस क्या बन जाएंगे, अपनी फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। और वो एक टाइम पीरियड के अंदर, एक टाइम पीरियड में कितना आगे बढ़ गया, एक टाइम पीरियड के अंदर कितना आगे बढ़ गया, जितना आगे बढ़ा डिवाइड बाई टाइम कर देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगी, वेव वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, हाँ, ये सारी जनरल टर्म्स थी जो हमने अच्छे से सीख लिया। अभी आज की क्लास में हम सीखने वाले साउंड के बारे में। ये तो हमने जनरल डिस्कशन वेव के बारे में किया था। हाँ, साउंड के लिए भी ये चीज वैलिड है। मैंने बताया था कोई भी वेव ले लो, ये हर एक के लिए चीज वैलिड है। साउंड अपना जो सिलेबस का पार्ट है उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले यही देख लेते हैं कि वो प्रोड्यूस कैसे होती है। तो साउंड प्रोड्यूस, जैसे मैं अभी बोल रहा हूं तो बेसिकली साउंड प्रोड्यूस कर ही रहा हूं, ताली बजा रहा हूं तब भी यहां से साउंड निकला। एंड देखो, ये भी एक तरीके का क्या हुआ, साउंड हो गया। मंदिर के अंदर घंटी लगी होती है, आप उसको बजाना तब भी साउंड प्रोड्यूस होती है। उसके अलावा मतलब आपने देखा होगा बहुत सारी जगह साउंड प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, थाली लो, उसको जमीन पर टिकाओ, छोड़ दो, आवाज बढ़िया तरीके से आएगी। अब इन सब के पीछे जो एक मूल कंसेप्ट, रूट कंसेप्ट है, वो ये है कि अगर कोई पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है तो उससे क्या प्रोड्यूस होगी, एक वेव प्रोड्यूस होगी। कौन सी वेव, प्रेशर वेव। कौन सी वेव, प्रेशर वेव। अगर प्रेशर वेव प्रोड्यूस हो रही है तब तो वो किसका रूप लेगी, साउंड का रूप लेगी, अदरवाइज नहीं लेगी। अगर कोई पार्टिकल वाइब्रेट करे, ठीक है ना, और उस वाइब्रेशन से प्रेशर वेव जनरेट हो जाए। प्रेशर वेव का मतलब है प्रेशर के साथ क्या हो, डिस्टरबेंस आगे बढ़े। जैसे इसके अंदर क्या था, वो डिस्टरबेंस आगे बढ़ रहा है। ये देखो, रस्सी थोड़ी आगे जा रही है, रस्सी आगे नहीं जाती। यहां क्या आगे जा रहा होता है, वो विक्षोभ, वो डिस्टरबेंस आगे जा रहा होता है। तो वो हमने झटका दिया ना, वो आगे जा रहा होता है धीरे धीरे, है कि नहीं। अब यहां तो क्या था, रस्सी के सारे सारे आगे जा रहा है वो, ठीक है ना। लेकिन हवा के अंदर क्या होगा, वो हवा के साथ आगे जाएगा। बेसिकली वो हवा के प्रेशर के, यानी एयर प्रेशर के साथ आगे जाएगा। एयर प्रेशर कभी कम होगा कभी ज्यादा होगा। यहां पे तो एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है, कभी कम हो रहा है कभी ज्यादा हो रहा है। उसी तरीके से प्रेशर भी क्या होगा, कभी कम होगा कभी ज्यादा होगा। ये बात समझ आ गई ना। हाँ, तो अगर कोई वेव प्रेशर के साथ आगे बढ़ रही है, वाइब्रेशन के बाद में अगर कोई वेव प्रोड्यूस होती है और वो प्रेशर के साथ आगे बढ़ रही होती है, उसे प्रेशर वेव कहते हैं। और वो प्रेशर वेव ही किसका मेन कारण बनती है, एक तरीके का साउंड का। ठीक है ना। मैं थोड़ा सा अभी एक चीज बता दूं कि जैसे अपने कान है वो सुनते कैसे। कान के अंदर बहुत सारी चीजें आपके बुक में दिया हुआ है। एक मेन चीज है वो है ईयर ड्रम। ठीक है ना, ईयर ड्रम। अब वो ईयर ड्रम क्या करता है, ड्रम एक तरीके का मान लीजिए ढोल हो गया एक तरीके का, है ना। हाँ, उस ढोल का क्या है, ये लो, ये ढोल हो गया एक तरीके का। इसको जैसे ही बजाओगे आवाज आएगी। अब यहां से क्या आती है, प्रेशर वेव आती है और वो इसके ऊपर पड़ती है। ठीक है ना, और जैसे ही पड़ती है तो वाइब्रेट ये भी करने लगता है, ये भी क्या करने लगता है, कंपन करने लगता है ना, हिलने लगता है एक तरीके से। ऐसे बात समझ लो। तो ये पर्दा क्या हुआ, वाइब्रेट करने लगा, ईयर ड्रम
पर्दा बोलेंगे अपन, जनरल भाषा में अपन पर्दा बोलते हैं, ठीक है ना, कान का पर्दा। हिल रहा है, इनके पीछे पूरी की पूरी मैकेनिज्म लगी होती है। यहां से जो वेव आ रही है वो साउंड वेव है, यानी सिग्नल जो आ रहे हैं वो इन टर्म्स ऑफ मैकेनिकल वेव आ रहे हैं। आगे हम इसको इलेक्ट्रिकल वेव में कन्वर्ट कर देंगे। इस तरीके से इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोड्यूस होगा जो दिमाग तक पहुंचेगा, जो हमें बता देगा कि कैसी साउंड आ रही है, ठीक है ना। अब कब वो सुनाई देगी, कब नहीं सुनाई देगी, ये सब चीजें फ्रीक्वेंसी वगैरह पे डिपेंड करती हैं बेसिकली, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी भी करती है, एम्पलीट्यूड में भी करती है, दोनों चीजें पे करती है, ठीक है ना। हाँ चलो इतनी बात समझ आ गई, ये कान की बात खत्म हो गई। अब मैं वापस साउंड के ऊपर आता हूँ। तो साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मेरे गले में वोकल कॉर्ड लगा हुआ है, वो बेसिकली क्या करता है, वाइब्रेट करता है, और उस वाइब्रेशन से क्या हो रही है, साउंड प्रोड्यूस हो रही है। गिटार देखा होगा आपने, गिटार के अंदर तार लगे होते हैं। अब उसका थोड़ा सा ध्यान में रखिए, गिटार होता कैसा है आपको ठीक तरीके से समझ में आ जाएगा। गिटार के अंदर का मैं एग्जाम्पल लेता हूँ और उससे थोड़ा समझाने का प्रयास करता हूँ। मान लीजिए जो आपको ये सारे के सारे डॉट दिखाई दे रहे हैं, ये किसके हैं, ये अभी हवा है, एकदम आराम से बैठी हुई है, शांति से, कोई दिक्कत नहीं है, कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं हुई, कोई प्रेशर की वेव नहीं जा रही इसके अंदर से, बढ़िया सर। अभी यहाँ पे जो तार लगा हुआ है, एक तार मान लेता हूँ अभी, ठीक है ना, बढ़िया तरीके से कसा हुआ, इसके अंदर टेंशन भी हुआ। अब मैं इसको खींच के छोड़ूंगा, इसे समझने के लिए समझा रहा हूँ आपको, ठीक है ना। तो खींच के छोड़ूंगा, थोड़ा ये इधर आएगा, ठीक है जी। अब क्या होगा, जोर से छोड़ूंगा मैं, एक तरीके का जोर से छोड़ूंगा तो फटाक से यहाँ पे आएगा, और जैसे यहाँ पे आएगा तो यहाँ जितने भी एयर मोलिक्यूल्स हैं उनको क्या कराएगा, ये धक्का मारेगा। एक्चुअली क्या होगा, ये वाइब्रेट बार बार करेगा, ये तार जो होगा क्या करेगा, बार बार ऐसे वाइब्रेट करेगा, ऐसे। जैसे ही वाइब्रेट करेगा तो ये जितने पार्टिकल्स हैं वो भी क्या करने लगेंगे, वाइब्रेट। जैसे समझ लो ये पहली लेयर है, तो ये क्या करने लग गई, वाइब्रेट करने लग गई। इनका देखी देखी ये भी वाइब्रेट करने लगी। बेसिकली क्या हुआ, ये यहाँ जाएगा तो ये इसको धक्का मारेगा, इसको धक्का मारेगा तो ये इसको धक्का मारने लगेगा। इस तरीके से क्या हुआ, वाइब्रेट करने लगेगा। एक तरीके से जो डिस्टर्बेंस हमने विक्षोभ एक जगह क्रिएट किया, वेव एक जगह क्रिएट करी, वो वेव धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। लेकिन इस बार वेव का बढ़ने का तरीका अलग है। पिछली बार रस्सी में तो वो ऊपर नीचे जा रहे थे, जैसे पार्टिकल थे ऊपर या नीचे, वेव अगर इधर जा रही है तो इधर और इधर जा रहे थे, क्योंकि वो ट्रांसवर्स वेव थी। इस बार जो वेव होगी वो कैसी वेव होगी, लॉन्गिट्यूडनल वेव होगी, यानी जितने भी पार्टिकल ओसिलेट करेंगे वो सब के सब वेव की डायरेक्शन में ओसिलेट करेंगे। सारे के सारे इधर से इधर ओसिलेट करने लग जाएंगे। वेव किधर जा रही है, इधर। अब इससे होगा क्या, ओसिलेट करेंगे तो प्रेशर वेव क्यों नाम दिया मैंने इसको, तो ध्यान से देखना। अगर ये सारे के सारे पार्टिकल इधर चले जाएं तो क्या होगा, यहां के पार्टिकल्स का डेंसिटी बढ़ जाएगा और यहां वाले क्षेत्र का डेंसिटी कम हो जाएगा। डेंसिटी का मतलब क्या, प्रेशर। एक तरीके गैस की मात्रा यहां पर ज्यादा हो गई, यहां कम हो गई, यहां प्रेशर ज्यादा हो गया, यहां कम हो गया। तो एक जगह प्रेशर बढ़ जाएगा, एक जगह प्रेशर घट जाएगा। इसलिए प्रेशर में डिफरेंस आया कि नहीं आया, और वो प्रेशर का जो डिफरेंस है वही धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है। इसीलिए हम कहते हैं कि साउंड वेव जो है प्रेशर वेव है, ठीक है ना। हाँ, ध्यान रख लीजिए इस चीज को। साउंड वेव किसकी वेव है, एक प्रेशर की वेव है, और वो प्रेशर की वेव ही अपने ईयर ड्रम के ऊपर क्या होती है, पड़ती है, या हम सेंस कर पाते हैं प्रेशर वेव को, डिस्प्लेसमेंट वेव को नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। चलिए इसको देख लेते हैं थोड़ा सा ध्यान से। तो क्या होगा, यहां वाले जो कुछ पार्टिकल होंगे वो एकदम पास पास जाएंगे, इसे टिचिक 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 टिचिक। ओके, थोड़ा क्या होगा, अगले में ऐसे होगा, ऐसे थोड़ी दूर दूर। मैं समझाने के लिए करा रहा हूं। अगेन अगेन क्या बन गया, कंप्रेशन। देखिए जहां का प्रेशर बहुत ज्यादा है उसको अपन बोलते हैं कंप्रेशन, एक तरीके का, ठीक है ना। जहां का प्रेशर बहुत कम है उसे बोलते हैं रेयर फ्रिक्शंस। इस वेव का ये वाला पॉइंट आप कंप्रेशन मान लीजिए, और ये वाला पॉइंट क्या मान लीजिए, रेयर फ्रिक्शन। कंप्रेशन का मतलब एक तरीके से संपीड़न हो गया बहुत ज्यादा। रेयर फ्रिक्शन का मतलब वीरल हो गया, है ना। यहाँ क्या हो गई, सघनता हो गई, यहाँ क्या हो गई, वीरलता हो गई। तो इस वाले पॉइंट को अपन क्या बोलेंगे, ये वाला पॉइंट बोल सकते हैं इस वेव के हिसाब से। एंड इस वाले को ये वाला पॉइंट, यानी इसके बाद का ये वाला पॉइंट आया। अब आप याद कीजिए वेवलेंथ क्या थी, दो जो पीक्स है ना उनके बीच का डिस्टेंस वेवलेंथ है। तो ये जो डिस्टेंस आएगा वेव के लिए वो क्या, साउंड वेव के लिए वो क्या बन जाएगा, वेवलेंथ।
या कोई भी रेयर फ्रैक्शन ले लो, कोई दो रेयर फ्रैक्शन ले लो, उनके बीच का डिस्टेंस वो भी क्या बन जाएगा, लेमडा बन जाएगा। ठीक है सर, कंजुगेटिव होना चाहिए यार। दो लगातार कंप्रेशन ले लो या दो लगातार रेयर फ्रैक्शन ले लो, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस ही क्या कहलाएगा, वेवलेंथ कहलाएगा। यहां समझा रहा ना, ये क्या हो गया, हाई प्रेशर हो गया और यहाँ पे लो प्रेशर हो गया, प्रेशर में डिफरेंस आ गया। थोड़ी देर बाद में अगर अपन साउंड प्रोड्यूस नहीं करेंगे, सारे इसी स्टेट में आ जाएंगे, बट ये जो अपने डिस्टर्बेंस है ना, वो धीरे 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 आगे बढ़ता जाएगा। ओके, हाँ, कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होगी। फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ये कितनी बार वाइब्रेट कर रहा है, सीधी सी बात है, ये कितनी बार वाइब्रेट कर रहा है एक सेकेंड में, वही क्या बन गई, इसकी फ्रीक्वेंसी बन गई, वही साउंड की क्या बन गई, फ्रीक्वेंसी बन गई। ये चीज समझ आ रही है ना। इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं कराऊंगा मैं, पिछले क्लास में करा चुका हूं, बस मैं समझाना चाह रहा हूं कि साउंड के साथ रिलेट कैसे कर सकते हैं और कैसे प्रोड्यूस होती है। अब अपने कान की बात आती है, अपन सुन पाएंगे कि नहीं सुन पाएंगे। ये साउंड तो प्रोड्यूस हो गई, इसको अपन सुन पाएंगे कि नहीं। अगर वाइब्रेशंस हो रहे हैं तो इसका मतलब प्रेशर वेव क्रिएट हो सकती है, और अगर प्रेशर वेव क्रिएट हुई तो सीधी सी बात है, अपना साउंड भी प्रोड्यूस हो सकता है। अब उसको अपन सुन पाएंगे कि नहीं पाएंगे, वो अलग मुद्दा है। ठीक है ना, हर जरूरी थोड़ी ना हर चीज को अपन सुन लेंगे। ठीक है, उसके लिए अब इस चीज को ध्यान में रखिए। और ये जो डिस्टेंस है ना बेटा, मतलब रेयर फ्रैक्शन, मतलब नॉर्मल प्रेशर से लेकर का आपका जो मैक्सिमम प्रेशर है, उसके बीच के डिस्टेंस को अपन एम्पलीट्यूड बोलेंगे। यहां पर एम्पलीट्यूड, जैसे वेव बनाई थी मैंने अभी अभी, तो यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस था, उसको मैंने क्या नाम दिया था, A4 एम्पलीट्यूड। ठीक है ना। हाँ, अब अपन थोड़ी चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। अब अपना जो कान है ना, वो किस किस को सुन पाएगा या किस किस को नहीं सुन पाएगा, उसकी मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूं। ईयर, ठीक है, देखिए फ्रीक्वेंसी, अपने जो कान होते हैं, यदि फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज है, यानी 20 हर्ट्ज से अगर कम की फ्रीक्वेंसी आ रही है, तो हमारे कान इसको सुन नहीं पाएंगे। मतलब सेंसिटिव ही नहीं है इतनी कम फ्रीक्वेंसी के लिए तो। ठीक है सर, इसको अपन बोलते हैं इंफ्रासोनिक। क्या बोलते हैं, इंफ्रासोनिक साउंड। हिंदी में लिखवा दूं मैं, अश्रव्य, अश्रव्य, अश्रव्य ध्वनि एक तरीके से मान लीजिए, यानी इसको अपन सुन नहीं पाएंगे अगर फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है। देखिए 20 हर्ट्ज से कम वाली फ्रीक्वेंसी की साउंड कब प्रोड्यूस होती है, जब भूकंप आ रहा हो, सुनामी आ रही हो, ये सब चीजें आ रही होती है, इनसे जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो 20 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी की होती है। इसलिए हमें तो पता नहीं चल पाता क्योंकि हम सुन नहीं सकते, लेकिन कुछ जानवर होते हैं वो आसानी से सुन लेते हैं। जैसे हाथी है, आसानी से सुन लेता है इसको, मतलब आसानी से तो क्या, बट सुन लेता है। डॉल्फिन होती है, वो भी सुन लेती है। तो कुछ एक जानवर है जो इससे कम फ्रीक्वेंसी को, यानी 20 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी की साउंड को सुन पाते हैं। मैं लिख देता हूं यहां पर, हाथी, डॉल्फिन, ये कुछ एक जानवर है जो इसको सुन सकते हैं। इसको अश्रव्य ध्वनि बोलते हैं, इंफ्रासोनिक साउंड हो गया। ठीक है, दूसरा जो है फ्रीक्वेंसी, कहां से कहां तक, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। फ्रीक्वेंसी कहां से, 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज। किलो बोलो, किलो का मतलब 1000 ही होता है, तो मैं 20,000 हर्ट्ज, इसको बोलते हैं ऑडिबल साउंड, यानी श्रव्य ध्वनि। ठीक है ना। श्रव्य, ठीक है जी, इसको हम आसानी से सुन लेते हैं। आसानी से तो क्या मतलब, जैसे ये वाली जो साउंड्स है वो बच्चे ही सुन पाते हैं। 15,000 से ऊपर वाली जो साउंड्स होते हैं वो बच्चे आसानी से सुन पाते हैं, हम नहीं सुन पाए। वेस्ट जो लोग हो जाते हैं वो नहीं सुन पाते, बच्चे ठीक ठाक तरीके से इसको सुन पाते, हम नहीं सुन पाते। बट ठीक है, अपनी जो रेंज है वो इतनी, कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है ये वाली रेंज के बारे में। ओके, तो आप इसका थोड़ा सा ध्यान में रख लेंगे। अगली जो है, यदि फ्रीक्वेंसी हो गई 20,000 हर्ट्ज से ऊपर, अगर फ्रीक्वेंसी हो गई 20,000 हर्ट्ज से ऊपर, तो उसको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड। क्या बोलते हैं, अल्ट्रासोनिक।
अल्ट्रासोनिक को बोलते हैं परा, ये परे चली गई, अपने सुनने से परे चली गई। तो जब परे चली गई तो क्या हो गया, पराश्रव्य, पराश्रव्य, ठीक है ना। तीन चीज है, एक तो अश्रव्य, श्रव्य और पराश्रव्य। पराश्रव्य का मतलब है 20,000 हर्ट्ज से ऊपर चली गई, इसको हम नहीं सुन पाएंगे भाई। तो इसको मैंने बताया, इसको भी कुछ जानवर सुन लेते, जैसे कुछ डॉग होते हैं, कुत्ते, वो 40,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को सुन लेते। उसके अलावा जैसे चमगादड़ है आपका बैट, वो भी आसानी से इनको सुन लेता उनसे ऊपर वाली फ्रीक्वेंसीज को, ठीक है ना। हाँ, तो ये कुछ एक जानवर है जिसमें लिख देता हूँ यहाँ पर, बैट हो गया, डॉग हो गया, और भी होंगे, ये इनको आसानी से सुन लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको कौन सुन पाते हैं, जैसे हाथी वगैरह हो गए, ये जानवर सुन लेते हैं, या कुछ और जो छोटे जानवर होते हैं वो भी इनको सुन पाते हैं। तो अगर भूकंप आने वाला हो तो पहले ही बाहर आ जाते हैं। इसलिए कहते हैं ना कि जानवरों को आसानी से पता लग जाता है भविष्य का। अरे भविष्य का नहीं, वो इसलिए क्योंकि वो इसको सुन पाते हैं। अब एक्चुअली क्या है, भूकंप आने से पहले ये साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है ना। वो प्लेट्स खिसकती हैं तो ये साउंड प्रोड्यूस होती है। अब प्लेट के खिसकने से ये साउंड प्रोड्यूस हुई और उन्होंने सुन ली तो बाहर आ गई। अब बाहर आते हैं तो हमें लगता है वाह वाह, इनको तो पहले से पता लग रहा है। नहीं, वो इसको अच्छे से सुन पाते हैं, बस ये एक रीजन है। कुछ ये जो कुत्ते होते हैं वो 40,000 तक, लिख देना ये 40 के का मतलब किलो, 40,000 फ्रीक्वेंसी तक की साउंड को भी ये सुन पाते हैं। बैट होते हैं वो भी सुन लेते हैं। एंड आपके इलाज के इनका तो बहुत सारा यूज भी है, यूज तो मैं बाद में करा दूँ, है ना। जैसे अल्ट्रासोनिक साउंड आपने नाम सुना होगा, अल्ट्रासोनिक करवाया है ना, तो इनका यूज होता है। इनका तो बर्तन धोने में भी यूज होता है, डिश वॉश करने में भी, कई जगह यूज होता है इनका। हाँ, बहुत सारे यूज है इन चीज़ों के, इनको अपन समय के साथ देखते जाएंगे। बट अभी आप इतना समझ लीजिए कि हमें कौन सी सुनाई देगी और कौन सी नहीं सुनाई देगी। अब बच्चे के मन में कन्फ्यूजन कई बार ये रह जाता है कि 20 हर्ट्ज से कम वाली फ्रीक्वेंसी का मतलब तो ये हुआ कि कोई धीरे धीरे बोल रहा है, और 20 मतलब जैसे 10,000 हर्ट्ज वाला बोल रहे हैं, इसका मतलब वो जोर जोर से बोल रहा है, 12,000 पे और जोर से बोलने लग गया, 50,000 पे और नहीं, ऐसा नहीं। इसका मतलब ये नहीं है, ये कतई मत समझ लेना कि बहुत ज्यादा जोर से बोल रहा है, बहुत ज्यादा जोर से बोल रहा है इसलिए उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है ना। फ्रीक्वेंसी क्या है, 1 सेकंड में कितने वाइब्रेशंस कर रहा है, बस। जोर से सुनाई देगा, धीरे सुनाई देगा, उसके लिए ये ए है, उसके लिए ए जिम्मेदार होगा। फ्रीक्वेंसी भी होती है बट ए जिम्मेदार होगा। अभी आप ए को ध्यान में रखिए। कुछ बच्चे कंफ्यूजन के चक्कर में रहते हैं कि अगर 15,000 फ्रीक्वेंसी वाली साउंड आएगी तो मेरे दुकान का पर्दा वैसे ही फट जाएगा। नहीं नहीं नहीं, आप अलग समझ रहे हो इस चीज को। ये चीजें एनर्जी से रिलेटेड है। अगर एनर्जी बहुत ज्यादा आ रही है, अगर एनर्जी बहुत ज्यादा आ रही है, तब आपका कान का पर्दा फटेगा ना, तब आपका कान का पर्दा फटेगा, सीधी सी बात है। और एनर्जी ज्यादा कब आएगी, जब एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा। अब एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा तो क्या होगा, आपका क्या होगा, जैसे वाइब्रेशन यहां से यहां तक करवाने लग गया आपने। अब इतना बड़ा वाइब्रेशन, इतना बड़ा एम्पलीट्यूड पर्दे पे जाएगा। पर्दा ज्यादा से ज्यादा यहां तक कर सकता था, आपने इसको यहां तक धकेल दिया। इतना इलास्टिक है नहीं वो, और क्या हो जाएगा, फट सकता है। तब जाए कान का पर्दा फट जाता है। बात समझ आ रही है ना। जोर से बोलने पे कान का पर्दा फट सकता है। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो गई, ठीक है ना। जैसे पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है ना। उसको मैं लिखवा देता हूं, आप हेडिंग डाल के लिख दीजिए पिच, ठीक है। पिच, पिच से परिभाषित करते हैं, कुल मिला के है फ्रीक्वेंसी। तो पिच क्या होता है, बेसिकली ये पिच क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी। स्त्रियों की जो या महिलाओं की जो आवाज होती है वो थोड़ी तीखी होती है, ठीक है ना। तो किसी भी महिला की आप आवाज सुनो, किसी की भी, उनकी आवाज तीखी होती है, अच्छी भी होती है थोड़ी सुनने में। लेकिन किसी पुरुष की सुनो, उसकी आवाज कैसी होती है, मोटी होती है। ऐसा कहते हैं ना, मोटी आवाज कोई सुनना ही पसंद नहीं करता। इनकी तीखी होती है, कोई भी बात करो, कोई किसी पुरुष से बात कर ले, हर पुरुष इनकी बात मान लेता है। उसका कारण क्या है, उसका कारण है इनका पिच ज्यादा होना।
एक तरीके से। अब ऐसे समझिए फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होना, ऐसे समझिए क्या है ज़्यादा होना, फ्रीक्वेंसी। तो जैसे मैं ग्राफ बनाना चाहूँ दोनों का एक साथ, तो क्या होगा, यहां तक बनाता हूं, देखना ये ऐसे है कि ये पुरुष वाला है ना, कि पुरुष होगी इस तरीके से भी होगी। कितने चक्कर लगा दिए इसने, एक चक्कर पूरा, लगभग 2 चक्कर पूरे कर दिए इसने, ये 8-10 चक्कर पूरे कर देंगे तब तक, ऐसे इस तरीके से। अच्छा, तो अब देखिए ना फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा होगी, महिलाओं की। इसका मतलब क्या है, किसका डिफरेंस है, पिच से मतलब किसका डिफरेंस है, फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है। तो महिलाओं की तीखी आवाज है, इसका मतलब होगा एफ, यानी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो तीखी सुनाई देगी, और अगर फ्रीक्वेंसी कम है, अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो उसे कैसे सुनाई देगी, मोटी सुनाई देगी, जैसे पुरुषों की सुनाई देती है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो ज्यादा जोर से बोल पाएंगे, तीखा बोल पाएंगे। इसका मतलब क्या, वो तीखा बोल पाएंगे, ठीक है ना। हाँ, तीखा मतलब चुभने वाला, चुभने वाला तो क्यों बोल रहे हो, बट ऐसा मान लीजिए कि फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा हुई तो वो तीखा बोलेंगे, अगर फ्रीक्वेंसी कम रही तो क्या होगा, उनकी बोली जो कि थोड़ी मोटी हो जाएगी। ये बात समझा रही है ना। और जरूरी नहीं है वो जोर से बोलेंगी, इसका मतलब ये थोड़ी ना वो जोर से बोल रही है। जोर से बोलना तो ये होगा कितनी दूर तक सुन रहा है वो ना, कितनी दूर तक सुन रहा है, वो हुआ जोर से बोलना। कितना तीखा बोला, इससे थोड़ी फर्क पड़ता है। तो वो तीखा या मोटा किससे फर्क पड़ता है, फ्रीक्वेंसी से, जिसको अपन क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी डिफरेंस को क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं, तारतम्य बोलते हैं। बस ये छोटी सी टर्म थी, अलग से लिख रखी है, बट है इतनी सी चीज। ओके, अब देखिए साउंड की जो एक स्पीड भी होती है, ठीक है ना, स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड। अब ये बहुत पहले शुरू हो चुका था ये खेल, तो कि साउंड आ ही रही है तो उसकी स्पीड भी निकालनी चाहिए। इतना मुश्किल काम था भी नहीं साउंड की स्पीड निकालना। हाँ, लाइट की स्पीड निकालना थोड़ा मुश्किल काम था, बट साउंड की स्पीड निकालना थोड़ी मुश्किल काम है, क्योंकि काफ़ी धीरे आती है तो आसानी से निकल जाती है। नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट बढ़ा देंगे तो एक्यूरेसी ठीक ठाक हो जाएगी। तो साउंड की स्पीड यानी ध्वनि की चाल कैसे नापेगी, या नापी कैसे गई, या आई कितनी, वो देख लेते हैं। तो भैया सबसे पहले कई साइंटिस्ट हैं, लेकिन मैं न्यूटन का नाम लेना चाहूँगा। न्यूटन ने क्या किया, अपना एक फॉर्मूला बताया और बताया कि इस फॉर्मूले के हिसाब से आप निकाल लो, और वो लगभग उतनी आ रही है। तो न्यूटन ने कितनी बताई थी, आप लिखना चाहो इसलिए लिख लेना, वरना कोई दिक्कत नहीं। तो न्यूटन ने जो स्पीड ऑफ साउंड बताई वो आई थी √p/ρ या p/d लिख देता हूं। d का मतलब क्या है, डेंसिटी यानी घनत्व, और p का मतलब है प्रेशर यानी दाब। ठीक है भैया। अच्छा, इन दो चीजों पर डिपेंड करती है। तो यहां अपन क्या है, हवा के अंदर निकालनी है तो हवा के प्रेशर को पुट कर सकते हैं, डेंसिटी को पुट कर सकते हैं, वैल्यू निकाल, स्क्वायर रूट करेंगे, वैल्यू निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा। और जब ये निकाला गया तो ये ऑलमोस्ट कितना आया था, 300 मीटर पर सेकेंड। और जब एक्चुअल में निकाला गया, ये किसने बताया था, न्यूटन ने। और जो एक्चुअल आया था, एक्चुअल था 330 था शायद, 330, वो चेंज होता रहता है, 330 भी चेंज होता रहता है। क्यों, क्योंकि वो तो प्रेशर डेंसिटी चेंज होगी तो ये भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक्चुअल इतना अंतर तो है ना, लेकिन न्यूटन ने बोल दिया तो न्यूटन की बात सबने मान ली भाई। बड़े आदमी कौन ना माने, गलती भी तो बहुत छोटी सी है। अब कोई बच्चा 330 में से 300 नंबर ले, अच्छा बच्चा ही हुआ, सीधी सी बात है। हाँ, तो कुल मिलाकर न्यूटन ने यह बता दिया कि 300 मीटर पर सेकंड मेरे हिसाब से आ रही है, एक्चुअल में इतनी है, बट ये थोड़ी एरर है। अब कई सालों तक यही सिलसिला चलता रहा जब तक कि लाप्लास नहीं आ गया। कौन नहीं आ गया, लाप्लास। कैसे कैसे नाम आ रहे हैं। हाँ, तो इसको लाप्लास करेक्शन बोलते हैं। बेसिकली न्यूटन का ही इक्वेशन है, बट उसके अंदर क्या कर दिया उसने, करेक्शन। क्यों बोला नहीं, ये ठीक नहीं है, ये आपका फॉर्मूला थोड़ा ठीक नहीं है, इसमें गड़बड़ी है। तो उसने जो साउंड का दिया करेक्शन वाला, मैं लिख देता हूं इसको, करेक्शन संशोधन, ठीक है ना। सिलेबस में शायद ये आपके में नहीं है, ठीक है ना, बट आपको थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए कैसे स्पीड निकाली गई थी। √γ/p/d। अच्छा, ये क्या है, ये दो तो वही है, ये करेक्शन है। ये गामा बेसिकली क्या है, ये Cp/Cv होता है, स्पेसिफिक हीट्स का रेशियो है कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर।
नहीं समझ आया ना, छोड़ दीजिए, समझने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, हाँ ये होता है, अलग अलग गैस के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, मोनोएटॉमिक के लिए, डाई एटॉमिक के लिए। कुछ भी नहीं समझा रहा होगा आपको इस स्तर पर, आप इसको रहने दीजिए। बट लाप्लास ने बोला कि ये आएगा भाई, और जब इससे निकाला गया तो कितना आ गया था, 330, बस क्या था, अच्छा साबित हो गया, न्यूटन से भी अच्छा बालक मिल गया। कुल मिलाकर क्यों कहीं ना कहीं तो न्यूटन गलत हुआ ही, हाँ हर जगह वो भी सही नहीं हो पाया। बात समझाइए ना। हाँ, अब मैं थोड़ा सा बता दूं कि ये हुआ क्या। न्यूटन ने माना था कि जब साउंड एक जगह से दूसरी जगह जा रही है तो उसके टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आता है, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आता है। और इसने बोला था कि हीट में कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है ना, क्योंकि हीट को लेने और देने के लिए समय चाहिए होता है, वो समय आप मिल ही नहीं पाता है, इतना फास्ट फास्ट हो रहा काम। तो जब समय नहीं है तो कैसा होगा, एडियाबेटिक होगा। तो वो जो प्रोसेस था साउंड का एक जगह से दूसरे जाने वाला, वो कैसा बताया था, एडियाबेटिक। इसने आइसोथर्मल बताया था, बस इतना सा डिफरेंस था। ये बात आपको थोड़ी बहुत समझ में आएगी कि न्यूटन ने कैसा माना, आइसोथर्मल, कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। इसने क्या बोला कि हीट कांस्टेंट रहेगी, जो हीट में चेंज है वो नहीं आएगा। अगर हीट में चेंज नहीं है तो एडियाबेटिक प्रोसेस है, ये एडियाबेटिक प्रोसेस मान के दिया था और वो ठीक आ गया था। ठीक है ना। अब देखिए ऐसे फैक्टर जिनके ऊपर साउंड का स्पीड जो है वेरी करता है, वो आपके कहीं भी पूछा जा सकता है। ठीक है, फैक्टर किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो पहला तो हो गया भाई प्रेशर। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा तो स्पीड ऑफ साउंड भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, सीधी सी बात है। क्यों, क्योंकि फॉर्मूला ध्यान में रख लो, अंडर रूट गामा पी बाई रो। तो देखो प्रेशर बढ़ रहा है, बाकी चीजें कांस्टेंट, तो क्या हो जाएगा भाई, साउंड की स्पीड बढ़ जाएगी। अब दूसरा, अगर डेंसिटी बढ़ेगी तो साउंड की स्पीड कम हो जाएगी, क्योंकि ये बढ़ रहा है, अगर ये बढ़ रहा है तो ओवरऑल तो कम हो जाएगा ना। हाँ ठीक है, अगर ये घटेगा तो ये बढ़ जाएगा, ये तो वाइस वर्सा समझ आ रहा है। अब देखो गैस इक्वेशन के हिसाब से पीवी इक्वल टू एनआरटी जब लगाएंगे तो और भी चीजें निकल के आती हैं। तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है टेम्परेचर, तापमान। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा स्पीड ऑफ साउंड भी बढ़ती चली जाएगी। अच्छा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्पीड साउंड की बढ़ती जाएगी। सर गर्मियों में ऐसा है कि मेरे घर वाले जब भी बोलते हैं कि ठंड का मौसम है, ज़्यादा दूर तक सुनाई दे। शहरों में नहीं होता था लेकिन गांव में होता है कि अभी ठंड का मौसम आ गया है तो आपकी आवाज़ दूर तक सुनाई देगी, या बारिश हो जाए तो बोलेंगे आज आपकी आवाज़ दूर तक सुनाई देगी। और आप तो कह रहे हो सर कि टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो स्पीड बढ़ेगी। सर गर्मियों में तो नहीं कहते घर वाले। देखिए होता क्या है गर्मियों में, जैसे मान लो कि ये बढ़िया वाली सड़क है, सड़क क्या अपना जो धरातल है वो है, और आपने यहाँ से बोला कुछ, ठीक है ना, यहाँ से साउंड प्रोड्यूस की, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। गर्मी बढ़ी तो यहाँ का टेम्परेचर बढ़ा, सीधी सी बात है, लेकिन साथ साथ गैस टेम्परेचर बढ़ने से भाग गई, गैस ही भाग गई, गैस भाग गई। अच्छा, तो प्रेशर कम हो गया। प्रेशर भी तो क्या हो रहा है, कम हो ही रहा है। इस तरीके से क्या होता है, स्पीड कम हो जाती है लेकिन स्पीड बढ़ती है। आप मान के चलिए टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्पीड भी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। अच्छा सर ठीक है, हाँ वो अपन को फील क्यों नहीं होता वो इसलिए बताता हूँ। दूसरा रीजन है अपन को फील इसलिए नहीं होता क्योंकि एक फैक्टर और भी है, वो है आर्द्रता, ह्यूमिडिटी। जो चौथा फैक्टर है वो है ह्यूमिडिटी, जिसको क्या बोलते हैं, आर्द्रता। अब आर्द्रता क्या है, जिस दिन बारिश हुई या ठंड हुई तो क्या होता है, इन्वायरमेंट के अंदर वाटर जो ड्रॉपलेट्स हैं उनका नंबर बढ़ जाएगा, है कि नहीं, वेपर प्रेशर एक तरीके का, तो वो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, एक तरीके से वाटर बढ़ रहा है, इन्वायरमेंट के अंदर वाटर बढ़ रहा है। अब जब वाटर बढ़ रहा है तो गैस के लिए स्थान कम बच गया, गैस कम रह जाएगी ना। अब ज्यादा जगह पर क्या आ गया, चुका है, पानी आ गया, तो गैस कम आएगी। अगर गैस कम आएगी तो सीधी सी बात है डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम। ये देखो ये डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम। अरे गैस कम तो डेंसिटी कम, अगर कम हो गई तो स्पीड बढ़ जाएगी। इसलिए जब बारिश हो जाती है तो स्पीड इसलिए बढ़ती, क्यों बढ़ती है, याद कर लीजिए इस चीज को, क्योंकि आपकी ह्यूमिडिटी बढ़ गई है। ह्यूमिडिटी बढ़ जाने से वाटर ड्रॉपलेट ज्यादा आ गए हैं तो गैस के लिए जगह कम बची, गैस के लिए जगह कम बची, इसका मतलब डेंसिटी गैस की कम हो गई, और जैसे ही गैस की डेंसिटी कम हुई तो स्पीड साउंड की बढ़ जाएगी। ये चीज समझ आ रही है ना। हाँ अब देखिए कुछ एक और इंटरेस्टिंग टर्म्स है स्पीड के रिगार्डिंग, वो मैं आपको समझाना चाहता हूं। आपने पहले एक एग्जांपल से समझने का प्रयास करते हैं। मान लो कि यहां पर एक चिड़िया है,
उसने ऐसे चूं चूं किया और आप यहाँ पे खड़े हो, चूं चूं यहाँ पे किया और वो उड़ इधर रही है, ठीक है ना। एक बार स्थिर है, ऐसे मान लेते हैं रुकी हुई है, बैठी हुई है, ठीक है, बैठी हुई है, और क्या हुआ, उसने चूं चूं किया और वो भाग गई। तो आपको क्या लगेगा, क्या होगा इस स्थिति में, क्या होगा? हाँ, चिड़िया की आवाज़ यहाँ से आ रही है और यहीं बैठी है, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या हुआ, चिड़िया ने आवाज़ तो निकाली लेकिन वो इधर भाग गई, आवाज़ निकाल के भाग गई। अब साउंड को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में टाइम तो लगता ही है। जब तक साउंड यहाँ से यहाँ पहुँची तब तक चिड़िया यहाँ से यहाँ पहुँच गई। तो अब वो क्या लगेगा, आवाज़ यहाँ से आ रही है। अरे ओबियसली सीधी सी बात है, लग तो सकता ही है। हाँ, क्या किया, चिड़िया बहुत तगड़ी है, चिड़िया की कोई लिमिट्स नहीं है, पहले बता रहा हूँ। चिड़िया ने साउंड निकाली यहाँ से, आप तक साउंड पहुँचेगी कुछ टाइम, इतनी देर में चिड़िया पहुँच गई। अब क्या होगा, साउंड एक साथ, चिड़िया भी एक साथ। तो ऐसा लगेगा कि साउंड तो दूर से ही, लेकिन चिड़िया तो अब दिखाई दे रही, चिड़िया तो ये दे रही। ऐसा ओबियसली लग तो सकता है ना कि साउंड तो थोड़ा दूर चाहिए लेकिन चिड़िया तो ये रही। एक कारण ये भी हो सकता है कि चिड़िया यहाँ से आई, साउंड यहाँ से निकाले, चूं यहाँ पे कर दे, चूं चूं ऐसे कर दी, और फिर भाग जाए, और भाग के इससे भी आगे निकल जाए, इससे भी साउंड पीछे से आ रही है, साउंड पीछे से होता है, जो फाइटर जेट होते हैं उनके अंदर होते हैं। तो अब किसी ऑब्जेक्ट के स्पीड के आधार पर हम एक चीज डिसाइड करते हैं, मैक नंबर, कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड, किसी वस्तु की स्पीड जो साउंड प्रोड्यूस कर रही है, उसकी स्पीड क्या हो, उस आधार पर अपन क्या निकालते हैं, मैक नंबर निकालते हैं, ठीक है ना। मैक नंबर शायद ऐसे लिखते हैं, मैक संख्या, ठीक है, एम से लिखूंगा मैं। एक फॉर्मूला है मैक नंबर का, और वो क्या है, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है। अब देखिए, ये अगर साउंड की स्पीड तो फिक्स है, लगभग मान लेता हूँ 330 मीटर पर सेकंड, हाँ चेंज होती रहती है, अभी बताया मैंने किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। औसतन इतनी मान लेते हैं कि 330 मीटर पर सेकंड आई, किसकी, ध्वनि की चाल। हिंदी में लिखने की जरूरत है ना, वस्तु की चाल बटा ध्वनि की चाल। चलो लिखा देता हूँ, वस्तु की चाल बटा ध्वनि की चाल। अब देखिए, ये क्या है, स्पीड ऑफ साउंड। अगर स्पीड ऑफ साउंड, सॉरी स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ साउंड से कम रहे, मान लो कि 330 से कम रहे, तो ऊपर वाला अगर 330 से कम है तो इसका जो आंसर है वो हमेशा 1 से कम आएगा। क्या आएगा, 1 से कम आने वाला है। या हो सकता है कि दोनों के बराबर हो जाए, तो क्या आएगा, 1 आएगा। या हो सकता है एक उसकी स्पीड ज़्यादा हो जाए, जैसे कुछ फाइटर जेट है उनकी स्पीड 1 से ज़्यादा हो, जैसे बोलो कि एक फाइटर जेट है उसकी स्पीड है 4 मैक। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वो साउंड की स्पीड से 4 गुना स्पीड से जा रही है, लगभग 1200-1300 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है, 1.5 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से। ठीक है, तो इसी के आधार पर इनको नाम हम सोनिक देते हैं, ठीक है ना। अगर 1 से कम हो तो इसका मतलब है वो कैसा है, सब सोनिक। अब देखिए, 1 से कम है और 1 से ज्यादा की ओर जा रहा है, उसको ट्रांजिशन बोलते हैं। जब एक चेंज हो रहा होता है तो इसको क्या बोलेंगे अपन, ट्रांससोनिक, ठीक है ना। और इसको क्या बोलेंगे, परसोनिक। ओके, तो 3 चीज हो गई। अगर मैक नंबर 1 से कम हुआ, इसका मतलब क्या है, किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड अगर साउंड की स्पीड से कम है, जो कि नॉर्मली बहुत से ऑब्जेक्ट का होता है। जैसे मैं कितने भी कोशिश कर लूं, कितना भी तेज दौड़ लूं, साउंड की स्पीड तो गेन कर नहीं सकता। तो इसका मतलब क्या है, मैं साउंड से पीछे ही रह जाऊंगा। अगर किसी ने साउंड की स्पीड गेन कर ली तो उसे क्या बोलेंगे, ट्रांससोनिक। तो हम तो सब सोनिक में आते हैं। और अगर कोई साउंड की स्पीड से भी तेज जा रहा है तो उसे क्या बोलते हैं, सुपरसोनिक। तो जो फाइटर जेट्स होते हैं उनकी स्पीड अक्सर 2 मैक, 3 मैक, 4 मैक, 5 मैक इस तरीके से होती है। अब देखिए उससे होगा क्या, उससे सोनिक बूम की घटना हो सकती है, ठीक है ना। छोटे छोटे नाम है यार, देख लो बस।
सोनिक बूम। सोनिक बूम क्या होता है? सोनिक बूम की घटना तब होती है जब ये वाला चीज होती है, यानी सुपरसोनिक होते हैं। सुपरसोनिक का मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट पहले आ गया, साउंड बाद में आ रही है। फाइटर जेट जा रहा है, इस तरीके से फाइटर जेट है, बढ़िया तरीके से। अब मेरे से अच्छा चित्र तो बनेगा नहीं। अरे क्या बना रहा हूं। तो ये क्या है, एक फाइटर जेट है और मैं मान लो कि यहां खड़ा हूं बढ़िया तरीके से, ठीक है। अब इसने क्या किया, साउंड प्रोड्यूस किया, तो यहां से चलकर वो मेरे यहां तक पहुंचने वाली है, लेकिन कुछ तो टाइम लगेगा ही उसको। यहाँ वाली जब साउंड प्रोड्यूस करी, थोड़ी देर में यहाँ वाली साउंड प्रोड्यूस करी, उसको भी पहुंचने में टाइम लगेगा, यहाँ भी करेगी, यहाँ वाली भी, लेकिन उससे पहले ही यहाँ से गुजर गई। साउंड बाद में मुझे सुनाई दे रही है, साउंड तो मुझे बाद में सुनाई दे रही है ना, ये पहले ही भाग गई, साउंड आ रही है बाद में। इसी घटना को अपन क्या बोलते हैं, सोनिक बूम बोलते हैं, सोनिक बूम। एंड हाँ, जैसे आकाश से बिजली गिरती है तो बिजली पहले गिर जाती है, आवाज बाद में आ रही होती है कि नहीं। देखिए, जैसे मान लो आकाश से बिजली ऐसे गिरनी है उसे, ठीक है, धरती के ऊपर, तो यहाँ साउंड प्रोड्यूस हुई। हर जगह साउंड तो प्रोड्यूस होगी क्योंकि पानी, उसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस हो रही है, तो हर जगह साउंड प्रोड्यूस हो रही है। लेकिन यहाँ जब प्रोड्यूस हुई साउंड, उसको तो नीचे आने में बहुत सारा टाइम लगेगा, यहाँ वाली को इस तरीके से टाइम लगेगा। अब देखिए, अब जो यहाँ साउंड प्रोड्यूस हुई है वो तो फटाफट पहुंचेगी, पहले पहुंचेगी ना। जो सबसे लास्ट में प्रोड्यूस हुई है साउंड, वो सबसे पहले पहुंचेगी, जो पहले प्रोड्यूस हुई वो सबसे लास्ट में पहुंचेगी, यही तो है। अब इसके अंदर देखिए, इसमें क्या होगा, जो ये वाली साउंड है वो पहले पहुंचेगी, ये पहले पहुंचेगी, अरे यही पहले पहुंचेगी ना, क्योंकि इसके पास डिस्टेंस कम है, तो ये फटाफट पहुंचेगी। ज्यादा अच्छे से आप समझिएगा, यहां साउंड प्रोड्यूस हुई है ना, एंड यहां पे मैं खड़ा हूं मान लो, तो इससे ये वेव जा रही है, ये निकली वेव साउंड की यहां से, लेकिन उससे पहले क्या हुआ, उसकी स्पीड ज्यादा है साउंड से, तो यहां पे आ गया फाइटर जेट, यहां पे आ गया ना, साउंड की वेव पीछे रह गई। अब उसने दोबारा यहां से क्रिएट करी, तो अब देखिए ये तो आगे हुई ना, इससे आगे ये हो गई ना। अगर ये वाली वेव इससे आगे है तो साउंड प्रोड्यूस बाद में हुई, ये वाली साउंड प्रोड्यूस बाद में हुई, तो पहुंच पहले गई। अच्छा, तो इसी घटना को अपन क्या बोलते हैं, सोनिक बूम बोलते हैं, कि ये सुनाई दे रहा है फिर और सुनाई दे रहा है, अरे आवाज आकाश रही है, आवाज आकाश रही, बेसिकली इसी को अपन क्या नाम दे रहे हैं, सोनिक बूम का नाम देते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आई रही। ओके, अब एक चीज और है, वो एनर्जी वाली चीज, कि आपको कितनी जोर से सुनाई देगी, फ्रीक्वेंसी वाली नहीं, आपको सुनाई तो तब देगी जब उसकी फ्रीक्वेंसी 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होगी, लेकिन जोर से सुनाई देगी कि धीरे सुनाई देगी वो अलग मुद्दा है, ठीक है ना। और वो मुद्दा आप एनर्जी से ध्यान में रखिए, और एनर्जी बेसिकली किस पे डिपेंड करेगी, उसके एम्पलीट्यूड पे, कि उसने कितनी जोर से कंपन मारा है, ठीक है ना, कितना तगड़ा वाइब्रेशन किया है। जितना तगड़ा वाइब्रेशन होगा, इस तरीके से यहाँ से, जैसे कोई पार्टिकल है वो यहाँ से यहाँ तक वाइब्रेट कर रहा है, कोई पार्टिकल है वो यहाँ से यहाँ तक वाइब्रेट कर रहा है, कोई यहाँ से यहाँ तक वाइब्रेट कर रहा है, और कोई यहाँ से यहाँ तक कर रहा है, लेकिन सबकी फ्रीक्वेंसी क्या हो सकती है, सेम इजीली हो सकती है। मान लो सबकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 100 हर्ट्ज है, कितनी है, 100 हर्ट्ज। अगर सबकी फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज है तो एक सेकंड में कितने वाइब्रेशन कर रहे हैं, 100। हमें सबकी सुनाई भी दे सकती है ऑब्वियसली, सबसे जोर से किसकी सुनाई देगी, इस वाले की। क्यों, क्योंकि इसकी ऊर्जा सबसे ज्यादा है। तो ऊर्जा के लिए अपन एक वर्ड यूज करेंगे, इंटेंसिटी। क्या यूज करेंगे, इंटेंसिटी, हिंदी में से बोलते हैं प्रबलता। अब इंटेंसिटी बेसिकली क्या होती है, तो पहले एक दो तीन चीज समझा दूं मैं। जैसे मैं मान लो अभी तो है नहीं, मान लो कि मेरे पास इस तरीका क्या एक पाइप है, ठीक है ना, और मैं यहां से बोलना प्रारंभ कर दूं, ठीक है ना, तो ये इसका क्या हो गया, एरिया हो गया, क्षेत्रफल हो गया। इसको से काटे तो वर्त दिखाई देगा या नहीं दिखाई देगा, सर्कल दिखाई देगा। तो ये क्या है, एक सर्कल है। सर्कल ना बोल के मैं क्रॉस सेक्शन एरिया बोलना चाहता हूँ, बट आप भी सर्कल समझ लीजिए। ये क्या है, एक वर्त है, तो इसके पास क्या है, बेसिकली क्षेत्रफल है, एरिया है, ठीक है ना, हाँ एरिया है। अब इस एरिया में से कितनी एनर्जी चली गई। अब एनर्जी तो किस पे डिपेंड करती है, काइनेटिक एनर्जी बेसिकली, है कि नहीं। देखो ये काइनेटिक एनर्जी है कि नहीं, इसके पास है ही, ओसिलेशन कर रहा है, ओसिलेटरी बोल सकते हैं अपन। लेकिन इनके पास क्या है, एनर्जी। उस एनर्जी को अपन क्या कर लेंगे, कैलकुलेट।
जैसे सबका एवरेज ले लेंगे वैसे, ठीक है ना, कैलकुलेट वैसे करते हैं, सबका एवरेज एनर्जी कैलकुलेट कर ली, जितने भी पार्टिकल्स है, जैसे यहाँ से इस वेव के अंदर दिखाई दे रहा है आपको, हर एक नाच ही रहा है, कोई देखो यहाँ पर बैठा है, कोई यहाँ पर है, कोई यहाँ पर, कोई यहाँ पर, कोई, लेकिन हर एक नाच तो रहा है। सबकी एनर्जी निकालो, सबका एवरेज ले लो, एवरेज ले तो वो क्या आ गई, एवरेज एनर्जी आ गई। क्या आ चुकी है, एवरेज एनर्जी। उसको ई से लिख दूं। अब मुझे एनर्जी से मतलब नहीं है, मुझे ये मतलब है कि कितनी देर में दे रहे हो तुम ये एनर्जी, है कि नहीं। अगर एनर्जी एक साथ दोगे तभी तो मेरे कान का पर्दा फटेगा, सीधी सी बात है। तो उसके लिए टाइम बहुत जरूरी है। तो जब एनर्जी में टाइम का डिवाइड करता हूं तो उसे बोलते हैं पावर। क्या बोलते हैं, पावर। आपने पढ़ा है कार्य बट्टा समय, यानी वर्क अपॉन टाइम क्या होता है, पावर होती है, शक्ति होती है, ठीक है। तो ये क्या बन चुकी है, पावर बन चुकी है। अब कितने एरिया में से, अभी पावर तो है, ये क्या है, पावर तो है, आपने जो बोला उसके अंदर क्या है, पावर तो है। लेकिन अगर पावर एक पतली सी पाइप से जा रहा है कि मोटे पाइप से जा रहा है, या बहुत बड़े मोटे पाइप से जा रहा है, आप खुद सोचिए। एक पतले से पाइप के अंदर से बोलोगे तो बहुत तीखा सुनाई देगा, थोड़ा मोटा लो, थोड़ा और मोटा लो, तो ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है ज्यादा मोटे के अंदर। क्यों, क्योंकि एरिया बढ़ता जा रहा है, तो इंटेंसिटी घटती जा रही है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए से भी डिवाइड कर दो तो ये क्या बन जाएगा, इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी क्या हो गया, ई अपॉन टी क्या हो जाएगा, पावर अपॉन एरिया बेसिकली। अब इंटेंसिटी किससे रिलेटेड है, ये ए क्या है, ये एरिया है, एरिया है भाई, ये कोई गलती ना कर दे। और ये इंटेंसिटी जो पावर सारी चीजें मिलके बनी है वो एनर्जी पे डिपेंड करती है। और एनर्जी मेनली किस पे डिपेंड करती है, एम्पलीट्यूड पर, किस पर, आयाम पर, ठीक है ना। तो कितनी दूर तक सुनाई देगा, जिसके पास एनर्जी ज्यादा होगी। और एनर्जी ज्यादा होगी तो वो ज्यादा दूर तक जा पाएगी साउंड। अगर एनर्जी कम रही तो वो पहले मर जाएगी, सीधी सी बात है। मैं धीरे बोलूंगा तो जाएगी थोड़ी दूर तक, साउंड खत्म। क्यों, क्योंकि उसने अपनी एनर्जी सारी लुटा दी है। और एनर्जी जो है हर क्षेत्र में बढ़ रही है, एक तरीके से आपके क्या बोलूं मैं, स्पेयर के रूप में बढ़ रही है, हर दिशाओं में बढ़ रही है। इसलिए क्या है, ये जो एनर्जी है वो कितनी दूर तक जाएगी, ये किस बात पर डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड पर। और बेसिकली क्या है, ये एक तरीके की एनर्जी है। अगर ज्यादा एनर्जी आ गई कान में तभी मेरा पर्दा फटेगा। फ्रीक्वेंसी से नहीं पड़ता है, पहले बताता हूँ। फ्रीक्वेंसी तो क्या है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन है, ये सारे नंबर ऑफ वाइब्रेशन सेम ही कर रहे हैं, इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ता है। प्रबलता यानी साउंड की इंटेंसिटी कब ज्यादा होगी, जब उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा। आपने लाउड स्पीकर देखे होंगे, उनके अंदर क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। जैसे आपने कुछ बोला है ना, जैसे बोल रहा हूँ मेरा नाम ये है, मेरा नाम एक्स है। अब उसको स्पीकर में बोलो तो बहुत जोर से बोलता मेरा नाम एक्स है, बोलता तो यही। इसका मतलब उन दोनों टाइम जो बोलने वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम रहेगी, परंतु जो एम्पलीट्यूड है ना, एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा हो जाएगा। किसमें, लाउड स्पीकर के केस में। क्यों, क्योंकि वहां इंटेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। और अगर मैं उसको किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में डाल दूंगा तो इंटेंसिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी। क्योंकि फिर क्या है, जैसे मान लो मैं पाइप के थ्रू बोल रहा हूँ हेलो हेलो, तो अब क्या होगा उसके थ्रू, जो मैंने क्या किया है, मैं साउंड को इधर भी नहीं जाने दे रहा, इधर भी नहीं जाने दे रहा, इधर भी नहीं जाने दे रहा, मैं उसको एक डायरेक्शन दे रहा हूँ। तो जो भी माइक वगैरह लगे होते हैं, आपने देखा हो नहीं, माइक कैसे लगे होते हैं, एक फिक्स डायरेक्शन देके देखते हैं कि इसी डायरेक्शन में साउंड जानी चाहिए, तो और भी ज्यादा दूर तक जाएगी। इस बार वो इधर भी नहीं जा रही, इधर भी नहीं जा रही, वो सीधा इधर ही जाएगी। ये चीज समझ आएगी ना। हाँ, तो आपका कान का पर्दा कब फटेगा, जब एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा, ठीक है ना। आप डीजे के सामने खड़े हो जाइए थोड़ी देर ऐसे लगा के। हाँ, उसके अंदर भी बहुत सारे हैं, साउंड पीछे चली जाती है, लॉस होते हैं, तो चांसेस कम ही रहते हैं। लेकिन आपके कान का जो पर्दा है वो वाइब्रेट बहुत तगड़े तरीके से करता है, दुडिंग 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 ऐसे करता है वाइब्रेट। और वाइब्रेट करके कान में खुजली भी आने लगती है। खड़े होकर देख लेना डीजे के सामने, थोड़ी देर में कान के अंदर खुजली आने लगती है, ऐसे ऐसे होती है, कान के अंदर अंगुली डालते हैं, होता है। क्यों, क्योंकि वो जो आपका ये ड्रम है, कान का पर्दा है, अच्छी तरीके से क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। उसके ऊपर जो मेल लगा है वो भी हटा देते हैं, कुल मिला के। तो ये सारे काम अपन कर सकते हैं। तो ये इन चीज़ों में आपको अंतर अच्छे से समझ में आएगा। हाँ, मैं इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में जानकारी देना नहीं चाहता हूँ। ये इंटेंसिटी है, बस इतना ध्यान में रखो, क्या है, कुल मिलाकर एनर्जी है। जिसके पास एनर्जी ज़्यादा होगी वो बहुत दूर तक जाएगा, जिसके पास एनर्जी नहीं हो वो कम दूर तक जाएगा। एनर्जी ज़्यादा होगी तो ज़्यादा जोर से भी सुनाई दे सकता है, और ज़्यादा जोर से तभी सुनाई देता है जब एनर्जी ज़्यादा हो। एनर्जी ज़्यादा किसकी होगी, जिसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा। और एम्पलीट्यूड क्या होता है, इस वाले में तो अच्छे समझ में आ रहा है ना, यहाँ से लेकर तक कि यहाँ तक की डिस्टेंस, पीक तक की डिस्टेंस। और यहाँ पे क्या समझ में आता है, ऐसे वाला कि आपका नॉर्मल स्टेट है ना, नॉर्मल प्रेशर से मैक्सिमम प्रेशर के बीच का जो डिस्टेंस है उसे क्या बोलते हैं अपन, एम्पलीट्यूड बोलेंगे। बट ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रही होगी आपको। ओके, चलो अच्छे से आपको ये लेक्चर भी समझ में आया होगा, ठीक है ना। ये क्लास कई दिनों बाद हुई वैसे, तबीयत काफ़ी ज़्यादा खराब होने की वजह से। मैं चाहता हूँ रोज़ हो और रेगुलर हो, ठीक है बेटा।
चलो 2 क्लास और है, उसके बाद अपन 10th का स्टार्ट करने वाले हैं, तो उनको चीज़ों को आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए एंड हर चीज़ को अच्छे से लगाना, आपको क्वेश्चंस इनके जो आपको मिलेंगे उनको भी अच्छे से आप कीजिए, ठीक है। चलो विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।